नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लखीसराय से आ रही है, जहां 5 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। चौमारा जंगल में सरेंडर की यह घटना, जहां पर सरेंडर की आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी नहीं हो पाई है। बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा का सरेंडर, इस वक्त बड़ी खबर। नागेश्वर कोड़ा समेत 5 का सरेंडर, जिसकी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीआरपीएफ कैंप में इन सभी को फिलहाल रखा गया है। तो चौमारा जंगल, जहां पर इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और संवाददाता राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड नक्सली, जिनकी लंबे वक्त से और कई मामलों में पुलिस को तलाश रही है। बिल्कुल विभा, बड़ी सफलता मानी जाएगी पुलिस के लिए, क्योंकि जो खबर आ रही है कि लगभग 5 नक्सली जो हैं, हार्डकोर नक्सली हैं, जिनमें बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा समेत 5 नक्सली हैं जो कि हार्डकोर हैं। और पुलिस कई सालों से इन लोगों के तलाश में जुटी थी। और जैसा कि खबर देखिए, अभी तक आधिकारिक पुष्टि की अगर बात करें तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबर आ रही है कि लखीसराय और चोरमारा, जमुई बॉर्डर के चोरमारा जंगल, जहां पे सीआरपीएफ कैंप भी है, वहीं पे इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण किया है। हालांकि देखिए, जैसी सूचना मिल रही है कि पूर्व से ही यह चल रहा था कि आज के दिन सभी नक्सली जो कि हार्डकोर हैं, आज पुलिस के समक्ष समर्पण करेंगे। तो इसी हालांकि देखिए, आधिकारिक पुष्टि की अगर बात करें तो यह अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा सूचना मिल रहा है कि 5 नक्सली ने सरेंडर कर दिया है और अभी सीआरपीएफ कैंप चोरमारा में रखा गया 5 को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उस मॉनसून की, जिसमें पटना डूबेगा तो नहीं। तो मॉनसून करीब है, लेकिन पटना को जल जमाव और बाढ़ से बचाने की तैयारियां उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। कल हमने आपको पटना की सड़कों और नालों की जो हालत दिखाई थी, उससे यह साफ जाहिर है कि नगर निगम ने 2019 की बाढ़ से कोई सबक ही नहीं लिया। विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों की 10 बार बैठकें हो चुकी हैं, 25 आदेश दिए जा चुके हैं, फिर भी नालों को भरने की तमाम डेडलाइन अब तक फेल हो गई है। अब तक 5 डेडलाइन जो है वो दी गई थी, और वो 5 डेडलाइन फेल है, और अब 6ठे डेडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। नगर निगम के लाख दावे पर जमीनी हकीकत ऐसी है कि मॉनसून में पटना का डूबना लगभग तय है। अब तक की जो तैयारी है, उससे ही सवाल उठता है कि क्या पटना एक बार फिर डूबेगा। तो 2019 की जो तस्वीरें थी, वो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं कि हम उससे क्या सीख ले पाए। तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं है? मॉनसून के आने तक का इंतजार क्यों किया गया? और क्या एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश की जा रही है? 2019 की तरह एक बार फिर से राजधानी पटना के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। 2019 में जिस पाटलिपुत्र कॉलोनी को आपने तस्वीरों के जरिए देखा होगा, हालत सबसे ज्यादा उसकी खराब थी, उसी पाटलिपुत्र कॉलोनी के अब भी ऐसे हालात हैं कि अगर मॉनसून की बारिश शुरू हो जाए तो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पाटलिपुत्र कॉलोनी में संभावित जल जमाव के कारणों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पाटलिपुत्र कॉलोनी एरिया पटना के पॉश इलाके में शुमार है। यहाँ काफ़ी भव्य और आलीशान मकान बने हुए हैं और वीआईपी इलाके के तौर पर ये जाना जाता है। लेकिन एक बार फिर से 2019 की तरह यहाँ जल जमाव का खतरा मंडरा रहा है। इसकी कई वजह भी हैं। दरअसल इस इलाके में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत रोड को तोड़ दिया गया है और उसे व्यवस्थित रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री गैस परियोजना के तहत पाइप बिछाने के क्रम में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए हैं और सीवरेज का पाइप भी टूट गया है। कॉलोनी की जो गंदगी है, नाले जो है यहाँ पर, वह गंदगी से पूरी तरीके से पटे हुए हैं और पिछले 1 साल से सुचारू रूप से इन नालों की सफाई नहीं हुई है। इसके अलावा न्यू पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया और कुर्जी समेत कई इलाकों के पानी इसी पाटलिपुत्र कॉलोनी में गिरते हैं।
तो ऐसे में इस इलाके में जल जमाव की समस्या एक बार फिर से 2019 की तरह हो सकती है। 2019 में पाटलिपुत्र कॉलोनी एरिया में जो भीषण जल जमाव हुआ था, तो उस जल जमाव के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। जल निकासी के लिए 1 सप्ताह तक दमकल की गाड़ियां जो थीं वह लगाई गई थीं और इन दमकल की गाड़ियों की मदद से पाटलिपुत्र के जो नाले थे वहां से पानी जो है वो निकाले गए थे। एक बार फिर से पाटलिपुत्र कॉलोनी में नालों की साफ सफाई तो दूर की बात है, नाला जो है किस कदर गंदगी से बजबजा रहा है इसकी स्थिति देखी जा सकती है और इन नालों की वजह से जल प्लावन होगा और फिर एक बार फिर से पाटलिपुत्र कॉलोनी एरिया नगर निगम और जो दूसरी एजेंसियां हैं उनकी भेंट की लापरवाही की भेंट चढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये पानी जिस तरीके से निकल रहा है, ये कई जगह इसी तरीके से पानी जो है पाइप जो है वो टूट गया है और इसी तरीके से लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसके बाद जब मानसून की बारिश होगी तो फिर से कई तरह की समस्याएं जो है वह उत्पन्न होगी और लोग परेशान होंगे। तो अब समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो 2019 की पुनरावृत्ति एक बार फिर से तय है पाटलिपुत्र कॉलोनी इलाके के लिए और फिर एक दूसरे के माथे सारी जिम्मेवारी थोपने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन खामियाजा जो है वह आम लोग भुगतेंगे, वो परेशानी झेलेंगे और फिर कई योजनाएं बनेगी, कई हवाई दावे किए जाएंगे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहेगा। तो पाटलिपुत्र के इस इलाके को पॉश इलाका कहा जाता है, लेकिन आप खुद इन तस्वीरों को देखकर सोचेंगे कि क्या पॉश इलाके के मापदंड और मानदंड ऐसे होते हैं। पटना में फिर से जल जमाव नहीं होगा इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ये कहना खुद है पटना के पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा नगर निगम पार्षद विनय कुमार पप्पू का। उनकी माने तो पटना नगर निगम ने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए मुख्य रूप से वुडको और नमामि गंगे परियोजना ही जिम्मेवार है। सभी माननीय पार्षद शहर न डूबे इस काम में लगे हुए हैं और इस बार शहर का बेहतर स्थिति रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा। जो भी कुछ होगा वो नमामि गंगे के चलते होगा। तो सुना आपने, नमामि गंगे परियोजना की वजह से ये हालात हैं। नगर निगम का इसमें दोष नहीं है, ये सिर्फ टवल होना अभी और बाकी है क्योंकि अभी मॉनसून आने वाला है, बस उसका इंतजार कीजिए। लेकिन आम लोगों की परेशानी से उनको निजात मिल जाए इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं दिखता है। 2019 में पटना में जो आपदा आई थी उसमें पूरा पटना डूब गया था। वो आपदा ये बताती है कि पटना के डूबने के पीछे कई कारण निकल कर आए, लेकिन उन कारणों को दूर करने के लिए संजीदगी नहीं दिखाई गई। पटना के डूबने की मुख्य वजह ड्रेनेज सिस्टम रही, जो पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। खुदी हुई सड़कों पर खुले नालों की वजह से ड्रेनेज में मिट्टी और कचरे जमा हो जाते हैं। संप हाउस भी गाद से भर जाता है। अब बरसात में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं और ऐसे में अगर शहर का पानी नदियों में छोड़ा जाए तो वो उल्टा शहर की तरफ वापस आ जाता है। नालों पर पानी का प्रेशर उस दौरान बढ़ जाता है। पटना शहर की भौगोलिक संरचना की बात करें तो ये कटोरे की तरह ही है, जिसकी वजह से पानी का शहर से निकलना मुश्किल हो जाता है। संप हाउस की अपनी ही सीमाएं हैं और वो भी पानी निकालने में अक्षम हो जाते हैं। प्रशासनिक सुस्ती की बात कर लें तो उस वजह से राहत और बचाव कार्य भी सुस्त पड़ जाता है। प्रशासन स्थिति का आकलन करने में भी नाकाम रहता है। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालना उस दौरान बहुत मुश्किल। शासन और प्रशासन की बात करें तो प्राकृतिक आपदा के सामने जैसे हाथ खड़े वो कर देते हैं और इससे स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाती है। कारण सबको पता है, लेकिन इन कारणों का निदान कैसे निकाला जाए। 2019 से 2022 आ गया, लेकिन हालात में बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हो गए हों ऐसा दिखता नहीं है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। संजय, हर बार की तरह इस बार भी वही सवाल है, लेकिन अधिकारियों के जवाब बदले नहीं। अधिकारी एक दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं। मॉनसून आ गई तो फिर पटना का क्या होगा? बिल्कुल, पटना का क्या होगा ये तो जगह पर पहुंच, जो ग्राउंड जीरो है वहां पहुंचने के बाद पता चल जाता है। और इस बार मानसून को लेकर जो संभावना जाहिर की जा रही है कि अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन आम आदमी अलर्ट है,
सरकारी एजेंसियों की स्थिति देख लीजिए। कई इलाकों में अभी नमामि गंगे परियोजना के तहत सड़क पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। जो रॉ मटेरियल है सड़क बनाने का वो सड़कों पर दिख रहा है, और ऐसे में बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो बने हुए हैं। जो संबंधित ठेकेदार हैं उनसे जब बातचीत होती है, काम भी बंद पड़ा है, सड़क की ढलाई नहीं हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि बालू अवेलेबल नहीं हो रहा। चूंकि बालू की खुदाई बंद हो गई और जो बालू स्टोर करके रखा हुआ है वो ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही है, और हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग में बालू खरीद लें और फिर सड़कों की ढुलाई करें। तो सरकारी काम के लिए बालू उपलब्ध नहीं है, ये तर्क है, ये तर्क है ठेकेदारों का कि सरकारी काम के लिए बालू की उपलब्धता नहीं है, वो अक्षम है बालू खरीदने के लिए। बिल्कुल विवाह राजेंद्र नगर के एक ठेकेदार हैं, उनसे बातचीत हुई है। शैलेश कुमार सिंह पटना नगर निगम के वो ठेकेदार हैं, और उन्होंने अपने इलाके में ढलाई बंद कर दी है। आधी सड़क ढलाई हो गई, आधी के बाद उसको रोक दिया गया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आप बालू अवेलेबल करवाइए। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? क्यों नहीं नगर निगम प्रशासन जो इस मामले को गंभीरता से ले रहा है? क्यों नहीं पथ निर्माण विभाग ले रहा है? क्यों नहीं वुडको ले रहा है? तो क्या हमें इंतजार है उस बारिश का, एक बार फिर से पटना डूब जाए, उसके बाद हम कहें कि बालू संजय, तो इन 25 बैठकों में किया क्या इन अधिकारियों ने? 25 बैठकें की गई, इससे पहले 5 डेडलाइन दे दिए गए, तो इन बैठकों में आखिर किया क्या जा रहा था? एक दूसरे पर जिम्मेवारियां थोपी जरूर जा रही हैं। देख लीजिए, पटना नगर निगम की मेयर ने भी कह दिया है कि एक बार फिर से पटना डूब सकता है, और इसके लिए नगर निगम जिम्मेवार नहीं होगा, वुडको जिम्मेवार होगा। नमामि गंगे परियोजना, कई योजनाएं, 1600 किलोमीटर की खुदाई हुई थी पटना में विभाग, और केवल नमामि गंगे परियोजना नहीं, उसके अलावा गैस पाइपलाइन है, जलापूर्ति योजना है, और कई जगहों पर हमने देखा कि अभी भी स्थिति भयावह है। कल आपने खुद दिखाया कई इलाकों में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में एक बार फिर से 2019 की तरह अगर बारिश हो जाए पटना में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पटना वासियों का क्या हाल होना है। खासकर राजेंद्र नगर इलाका, पाटलिपुत्र इलाका, ये जो पॉश इलाके हैं, वहाँ की स्थिति अभी भी नाले की खुदाई चल रही है। आज हम पाटलिपुत्र कॉलोनी एरिया में गए तो वहाँ नाले की खुदाई चल रही थी, और ऐसे में अगर 2-3 दिनों में बारिश शुरू हो जाए तो उस नाले में जो 5 से 6 फीट गहरा नाला जो खोदा जा रहा है, उसमें बारिश का पानी भर जाएगा, लोग सड़क पर चलने लगे, तो उनकी क्या हालत होने वाली है। बिल्कुल, और किस आधार पर इसे स्मार्ट सिटी कहने की हम कोशिश करें, यूं कह लें कि जरूरत की जाए, क्योंकि यहाँ स्मार्ट जैसा कुछ दिखता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो हमने पिछली गलतियों से कुछ सीखा नहीं है, कुछ सबक नहीं लिया है, और एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से ज्यादा कुछ बदला भी नहीं है। भोजपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 2 युवकों को गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त भोजपुर से, जहां एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नारायणपुर की ये घटना, जहां पर सितुआही गांव के पास सोनू को गोली मारी गई। नाच कार्यक्रम के दौरान विवाद होता है, और इस विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि इस दौरान गोलीबारी हो जाती है। एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तारी का दावा जरूर किया है। चोरी की बात नहीं है, चोरी की बात हम जाकर क्यों देखते हैं, चोरी की बात नहीं है। युवक कह रहा है कि रात में चोरी करने के बाद उसे थे और मार दिए। हम उसका वेरीफाई किए हैं, मगर ऐसा नहीं ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ। कोई और पूर्व के दुश्मन से, हाँ, इन लोग का पहले से विवाद कुछ रहा है। जो मारने वाले हैं सर, उनकी पहचान हो गई है? हाँ, पहचान हुई है, जो हमारी ख्याल से चल रही है। अच्छा, जिसको गोली लगाई ये भी आपराधिक छवि का है क्या? अभी तो इसको देखा जा रहा है, रिकॉर्ड देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सुशांत कुमार उपरी होगा। वहीं गया में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, और इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर और ईंट से जबरदस्त हमला किया है। घटना धामी टोला इलाके की है, और घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। खबर के मुताबिक सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, और जैसे पीड़ित के परिजनों को इस बात की जानकारी हुई, अस्पताल वो पहुंच गए, और उसके बाद मारपीट में शामिल आरोपी के घर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। भीड़ में शामिल लोगों ने इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की है। सिटी एसपी राकेश कुमार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। एक लड़का है, उसको कुछ लोगों के द्वारा उसकी मारपीट की घटना घटी थी, और मारपीट की घटना के उपरांत उसको जख्मी हालत में उसको वहाँ पर जेपी हॉस्पिटल में ले जाया गया था।
तो उसके समर्थन में कुछ लड़के थे जो कि जेपी हॉस्पिटल में वहाँ पर 50-60 की संख्या में लड़के थे। फिर वहाँ से वापसी क्रम में यहाँ केपी रोड पर जाते समय कुछ यहाँ पर कुछ हंगामा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ के बख्तियारपुर का दौरा करने वाले और इस दौरान सीएम गंगा की धारा को शहर के पास वापस लाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते नजर आएंगे। गंगा घाटों का निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए हैं। सीएम इस दौरान घोसवरी, सीढ़ी घाट और सामने कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर ये कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी की ईडी में आज पेशी होनी है और इसी को लेकर के विरोध जाहिर किया जाता हुआ ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस का ये धरना। आपको ये बताते चलें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल की पेशी आज होनी है ईडी के सामने और इसे लेकर कांग्रेस जो है तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। नेशनल हेराल्ड मामला क्या है ये भी जरा जान लीजिए। इस कर्ज को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बना दी गई। नई कंपनी का नाम यंग इंडिया लिमिटेड रखा गया था और इसी मामले में आज ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है। अगली खबर बेगूसराय से, जहां के बछवाड़ा प्रखंड के बेगम सराय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने मिड डे मील का चावल चोरी कर बेचने का आरोप लगाया है और इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्कूल परिसर में खेल रहे बच्चों की गेंद एक सोख्ता के अंदर चली गई। बॉल निकालने के दौरान बच्चों ने चावल की बोरियों को देखा और इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी जाती है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। चावल की बोरियों को देखिए सोख्ता से निकाला भी जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है। कुछ दिन पहले ही स्कूल प्रिंसिपल योगेंद्र सैनी पर चावल की चोरी का और उसे बेचने का आरोप लगा था। अब ये चावल की बोरियां बरामद हो गई हैं। देखना ये होगा कि प्रिंसिपल के ऊपर क्या इस बार कोई कार्रवाई होती है। तो टंकी के नीचे जा चुका था गेंद, उसको ढक्कन हटाने का कोशिश किया। ढक्कन हटाने के बाद वहाँ देखा उसके अंदर गेंद के साथ साथ कुछ चावल के बोरे पड़े हैं, तो उन्होंने यहाँ के ग्रामीण को सूचना दिया। बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर हमला किया गया। अशोक सिंह पर यह जानलेवा हमला किया गया है। बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ कई हमले किए, कई वार किए। 10 की तादाद बताई जा रही है बदमाशों की, जो इस दौरान यहां पर हमला करने में शामिल थे। कुटुंबा के रसोईया गांव की यह घटना है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर इस वक्त अशोक सिंह की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इलाजरत हैं वो अस्पताल में और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं बड़ी खबर सीवान से, जहां पर शराब के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापा मारा गया है। देसी शराब की कई भट्टियों को इस दौरान ध्वस्त किया गया है। चंदौली गांव की ये तस्वीर, जिसके चवर से शराब को बरामद किया गया और इन शराब के अड्डों को ध्वस्त किया गया है। देसी शराब की भट्टियां यहां पर चल रही थी, जहां पर इन्हें बर्बाद किया गया, ध्वस्त किया गया। अरवल में उत्पाद विभाग ने मेनपुरा दियारा क्षेत्र में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने अवैध शराब की कई भट्टियों को देखिए ध्वस्त भी किया है। विभाग की तरफ से कार्रवाई जो है वो गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। छापेमारी के दौरान टीम ने 11,000 लीटर महुआ जावा नष्ट कर दिया और मौके से 120 लीटर देसी शराब को भी जब्त किया गया है। हालांकि किसी धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तस्कर यहां से फरार हो चुके थे। उत्पाद विभाग की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ लगातार ये अभियान चलाए जा रहे हैं और इस अभियान की वजह से तस्करों में खौफ का माहौल भी है। और न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश और विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।
इस न्यूज हेडलाइन